बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की। असम में बाढ़ से बुरा हाल है। असम में 24 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और बड़ा अपडेट ये है कि 811 गांव पानी में डूब गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 20,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। हालत इतने खराब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सेना की टीम भी मुस्तैद है। तो देश में इस वक्त गजब हाल है। एक हिस्से में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरे हिस्से में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं पानी की कमी हो चली है तो कहीं पानी ही जान का दुश्मन बन चुका है। कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जंगल सुलग रहे हैं तो वहीं कुछ हिस्सों में ओले गिर रहे हैं। अब सवाल यह कि क्या कुदरत कहर बरपा रही है या फिर इंसानों की गलती की सजा दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सायरन की आवाज के साथ ये चेतावनी साफ साफ सुन लीजिए। ये बाढ़ बार बार चेता रही है। चिलचिलाती गर्मी की चीख सुनिए। जंगलों की आग का अलर्ट सुनिए। सुनिए, देखिए और समझिए कुदरत क्यों दे रही है रेड अलर्ट। आपको एक एक तस्वीर के जरिए समझाते हैं कि कैसे पूरा भारत कुदरत की मार को झेल रहा है। देश के पूर्वोत्तर में बाढ़ की मार है। अधिकतर देश पर गर्मी का प्रकोप है। तस्वीरें असम की हैं, जहां बाढ़ की वजह से डिमा हासाओ के रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन ऐसे पलट गई जैसे माचिस की डिबिया हो। या फिर ये देखिए किस तरह बारिश में पुल ढह रहे हैं। असम के तुमुलपुर इलाके में नदी में आई बाढ़ में लकड़ी का पुल आंखों के आगे ही देखते बह गया। बाढ़ के बीच साइकिल को पुल पार ले जाने की कोशिश करते इन लोगों को देखिए, जिनकी साइकिल ही पानी के साथ बहने लगी। ये तस्वीर भी हुजाई इलाके की है, जहां कोपली नदी की बाढ़ में हाथी का बच्चा फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद इस बच्चे को बचाया गया। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि असम में बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से असम के 20 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये असम के नगांव जिले की तस्वीरें हैं, जहां कोपली नदी उफान पर है और नदी में आई बाढ़ ने कामपुर इलाके में तबाही मचा दी है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये कहानी एक जिले की नहीं है। डिमा हासाओ में तो सड़कों पर ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी उतर आई है। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क से गुजर रही कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। होजाई जिले में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें हैं। असम पर बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बार स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। करीब 600 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और करीब 50 से ज्यादा रेवेन्यू सर्कल इस समय जलमग्न हैं। यानी कि बराक वैली और आसपास के सारे इलाकों में पानी इस तरह से भर गया है कि कई इलाकों में अभी पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। असम का हाल आपने देखा। अब देखिए कैसे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग गर्मी में त्राही त्राही कर रहे हैं। गर्मी में लू का खतरा भी लगातार बना हुआ है।
ये 4 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान का जोधपुर हो या फिर पंजाब का अमृतसर, हर जगह गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान सबसे ज्यादा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और जो क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ये नहीं कह सकते कि क्लीन एनर्जी पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, पर वो गुड इनफ नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट है और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है अगर हम अब इसको महत्व नहीं देंगे आगे बढ़ने का, क्लीन एनर्जी को लाने का। हमें हर तरीके से जितने भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं उनको रोकना है। नक्शे के जरिए समझिए कि मौसम ने देश को 2 हिस्सों में कैसे बांट दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी इस नक्शे में हरे रंग के वो हिस्से हैं जहां बारिश हो रही है, जबकि लाल रंग के हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। नक्शे के मुताबिक तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो गर्मी शुरू हो रही है वो पूरे मैदानी इलाके में छाई हुई है। इससे कई हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली भी उसमें से एक है। यहाँ यमुना सूखी हुई है। उधर दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी की रेत में बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल और स्कूटर चला रहे हैं। नक्शे के जरिए समझिए कि मौसम ने देश को 2 हिस्सों में कैसे बांट दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी इस नक्शे में हरे रंग के वो हिस्से हैं जहां बारिश हो रही है, जबकि लाल रंग के हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। नक्शे के मुताबिक तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो गर्मी शुरू हो रही है वो पूरे मैदानी इलाके में छाई हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान सबसे ज्यादा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यमुना के घटते जल स्तर का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। वजीराबाद में जल स्तर 669.4 पर पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 5 फीट कम है। इसका असर ये है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, ओखला और चंद्रावन प्रभावित हुए हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीर ही मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। ये आप तस्वीरें देखें तो ये यमुना नदी का हिस्सा है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और सामने एक मुहाने पर नदी का पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी इतना नीचे चला गया है कि जहां पर एक आम इंसान का खड़ा रहना मुश्किल होता है, वहां से हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और ये बच्चे, गाय भैंस आपको चरती हुई नजर आ रही हैं। यमुना के घटते जल स्तर का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। वजीराबाद में जल स्तर 669.4 पर पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 5 फीट कम है। इसका असर ये है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, ओखला और चंद्रावन प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी महसूस हो रही है। ऐसी रहती है समझते पानी का आता, गर्मियों में तो ऐसी रहे, पानी आता ही नहीं है। क्या कि 20-20 दिन हो जाए पानी आए भी करे हैं। पानी तो बहुत दिन से नहीं आ रहा। पानी तो हमको जहाँ मिल जाता है वहीं भर लेते हैं थोड़ा बहुत पीने के लिए। कभी कभी तो पानी वाले भी नहीं आते, जो हमें 3 दिन स्टोर करके फिर उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं। नहाने में भी 2 दिन से भी ये है कि नहाए अभी तक नहीं है। आमतौर पर ये हालात जून में बनते थे, लेकिन इस बार वक्त से पहले ही ये हालात दिखाई दे रहे हैं। कोई रेन का स्पेल हो सो दैट तापमान जो है 40 और 30 का नीचे आया है और कुछ दिन तक रहे। इस साल जो है ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी WD आ रहा है, चाहे 2 से 5 मई का था, जो फर्स्ट 10 डेज ठीक था। जब WD नहीं आया फिर 12 ऑनवर्ड सीवियर हीट वेव हुआ। अभी जो WD आया उसमें से फिर भी उम्मीद है आज अगर कहीं क्लाउडी हो जाए और तापमान कंट्रोल में रहेगा, लेकिन तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसकी वजह से रेलवे को कोयले की सप्लाई के लिए नई ट्रेनें चलानी पड़ी है। ज्यादा कोयले की सप्लाई के लिए कोरबा प्लांट से ड्रैगन रैक भी चलाई गई, जो 3 किलोमीटर लंबी है और इसमें 240 वैगन है। इसे चलाने के लिए 4 इंजन लगे हैं, लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कुदरत अलग अलग तरीके से वार कर रही है। हिमाचल प्रदेश को ही ले लीजिए, कुदरत के 2 तमाशे एक ही जगह नजर आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी से जंगल में आग लगी है, दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, हिल स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, पहाड़ों पर लंबे जाम लग रहे हैं, लेकिन भीड़ के ये नजारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
इस टाइम में इको टूरिज्म सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है, चाहे वो अंडमान में है, चाहे वो चार धाम प्रोजेक्ट है, चाहे वो किसी भी नाम से आप ले लीजिए, वो चाहे यहाँ पर अपने दिल्ली में ही आप देखिए, अब ये संजय वन और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये ले जा रहा है और उसमें कमर्शियल एंगल्स लाए जा रहे हैं, ट्रैकिंग फलान ठलान आना, तो वो नेचुरली डिस्टर्ब होगी, इकोलॉजी तो डिस्टर्ब होगी। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस बार मॉनसून वक्त से करीब एक हफ्ता पहले अंडमान और निकोबार पहुंच चुका है। ऐसे में पूरा देश मॉनसून से मिलने वाली राहत पर उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन मौसम का बदला पैटर्न कुदरत के रेड अलर्ट की तरह है कि या तो सुधर जाओ या कुदरत की मार के लिए तैयार रहो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते जो मथुरा से आ रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मथुरा से दर्शन कर दिल्ली लौट रहे थे श्रद्धालु, जब रास्ते में इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 24 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों की आज सुनवाई होगी। नंदी के सामने वाली दीवार तोड़कर सर्वे कराने की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई होगी। इसके अलावा ज्ञानवापी में वजू खाने वाली जगह सील होने से मछलियों पर संकट को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। नंदी के सामने वाली दीवार गिराने की अर्जी पर भी सुनवाई की जाएगी। दीवार गिराकर सर्वे करने की मांग की गई है और साथ ही वजू वाली जगह पर मछलियों के संरक्षण को लेकर भी सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आज वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विराजमान नंदी चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसका मुंह मस्जिद के उसी तालाब की ओर है। वाराणसी की कोर्ट में आज जिन 2 मामलों पर सुनवाई होनी है, उनमें एक नंदी से जुड़ा है। वाराणसी की 3 महिलाओं ने अदालत में आज एक अर्जी दाखिल कर सर्वे के आगे बढ़ाए जाने की मांग की। अर्जी में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिस जगह नंदी विराजमान है, उसके सामने की दीवार को तोड़कर वहां सर्वे कराया जाए। तहखाने के एक कमरे को पूरी तरह खाली कराकर फिर से सर्वे की मांग की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी दीवार के पीछे चट्टान और मलबे को हटाकर वहां भी सर्वे की मांग की गई है। दूसरी याचिका यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी के जिला शासकीय अधिवक्ता यानी डीजीसी सिविल की तरफ से मंगलवार को दाखिल की गई। कहा गया कि वजू खाना सील किए जाने की वजह से नमाजी वजू नहीं कर पा रहे। वजू खाना सील किए जाने के बाद उसके अंदर मौजूद मछलियों के जीवन पर खतरा पैदा हो गया है। अब अदालत इन बिंदुओं पर क्या निर्देश जारी करती है, इस पर नजर रहेगी। देखिए, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग फिलहाल सुरक्षा घेरे में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे संरक्षित करने के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दे दिए हैं। पहली बड़ी बात, ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की सुरक्षा होगी। दूसरी बड़ी बात, ज्ञानवापी के तालाब में वजू पर रोक नहीं होगी। तीसरी बड़ी बात, ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं होगी। चौथी बड़ी बात, वाराणसी की अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी। ये वो 4 बड़ी बातें हैं जो कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट आदेश से निकली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया है, जिसमें मस्जिद परिसर में सिर्फ 20 नमाजियों को ही जाने की अनुमति दी गई थी। जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है, उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने निचली अदालत से जारी ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कमेटी ने कहा था कि सर्वे का आदेश 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को भी रोकने से फिलहाल मना कर दिया है। जो वाराणसी की अदालत ने कहा था और जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा था, दोनों का भाव एक सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 मई को हिंदू पक्ष के वकीलों को भी सुनने के बाद इस मामले में आगे कोई आदेश दिया जाएगा।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ लोग मस्जिद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कोर्ट के फैसले तक इंतजार की दलील दे रहे हैं। तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को दें ताकि देश का माहौल सही रहे। क्या कांग्रेस पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक करती है? मुगलों ने ये सब काम करे, यही काम अब ये लोग करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन सियासी घमासान चरम पर है। अदालत के फैसले से पहले ही सियासी दल अपना फैसला सुनाने लगे हैं। मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, अगर वास्तव में मूर्तियाँ हैं तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को दें ताकि देश का माहौल सही रहे। कि कांग्रेस के नेता हैं वो तो बोले कि दे दो मस्जिद दे दो। क्या कांग्रेस पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक करती है? देश जोड़ो की बात करते हैं और देश तोड़ो के काम आपका आदमी बोलता है। जो गलती एक व्यक्ति ने की थी, एक राजा ने की थी, वो गलती अब सुधारने का उनको मौका मिला है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान में, तो आज उनके पाले में है कि आज वो इस चीज को सिद्ध करके दिखाएं कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब से आते हैं। इधर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बिहार बीजेपी के नेता ओवैसी पर सवाल उठा रहे हैं। ताकत के जोर के ऊपर पहले मुगलों ने ये सब काम करे, अब अगर ताकत के बेसिस के ऊपर यही काम अब ये लोग करेंगे। ओबीसी साहब सुपर जिन्ना न बने। भारत में जो भी अतीत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, भारत के हिंदू समाज को सौंप दें। अगर भाईचारा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है सियासी दलों को न संविधान की चिंता है और न ही अदालत के आदेश की फिक्र। बस हर किसी को आस्था की आंच में सियासी रोटियां सेकने की जल्दबाजी है। तो ज्ञानवापी मामले पर विवाद जारी है। सभी की नजरें वाराणसी कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी हुई है। आज 2 मामलों में याचिकाओं पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक का अपडेट आपको बता देते हैं। वाराणसी कोर्ट में आज 2 मामलों में सुनवाई होनी है। कौन कौन से मामले हैं वो? एक मामला है कि नंदी के सामने वाली जो दीवार है वो गिराई जाए, उस याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। और दूसरा जो मामला है वो है वजू खाने वाली जगहों पर मछलियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ, इस मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर वो अपडेट आपको दे देते हैं। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है। अजय मिश्रा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप के चलते हटाया गया और अब कमिश्नर विशाल सिंह इस मामले में रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही और क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया। आज वाराणसी की कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में एबीपी न्यूज ने याचिकाकर्ताओं से लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष सबको एक साथ बैठाकर इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश की। देखिए वाराणसी के घाट से ज्ञानवापी विवाद पर संवाददाता रणवीर की ये खास रिपोर्ट। अस्सी घाट पे मौजूद हूं और आज मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत खास हैं। इसलिए खास हैं क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस से संजीव जी हैं, समाजवादी पार्टी से सत्यप्रकाश जी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी ब्रिजभूषण जी हैं, इसके अलावा महाराज जी हैं और वो महिलाएं हैं जो वादी महिलाएं इस पूरे मामले की हैं, आप देख सकते हैं। तो इन तमाम सारे लोगों से बात करेंगे। मौलाना साहब भी मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले बाबा जी आपसे। ये बताइए जो पूरा मामला चल रहा है इसको किस तरीके से देखिए, हम शुरू से कहते आए हुए हैं जो है कि अनादिकाल से कि हमारे बाबा वहाँ पे विद्यमान हैं। अब हमको जो है उसके लिए रोका गया जो है कि नहीं देखने दिया जाने लगा। सर्वे में फिर किसी तरीके से जो है सर्वे हो पाया। अब सर्वे में हम जिस चीज को कहते आए हुए हैं कि यहाँ पे बाबा विद्यमान हैं वो प्रत्यक्ष है, तो पहले सर्वे का विरोध हुआ। अब विरोध होने के बाद अब जो है बाबा प्रत्यक्ष सामने नजर आ गए हैं, तो अब इसको जो फव्वारे का रंग दिया जा रहा है। अरे हम तो कह ही रहे हैं शुरू से जो है कि इसको औरंगजेब ने तोड़ा जो है और तोड़ के जो है उसके विग्रह को बहुत कुछ क्षत विक्षत किया। ये फव्वारे का रंग दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को फव्वारे का रंग दिया जाए। देखिए मामला न्यायालय में है और न्यायालय इसका फैसला करेगा कि शिवलिंग है या फव्वारा है। और मुस्लिम समाज ने जैसे बाबरी मस्जिद के समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना था, वैसे हम इस मामले में भी जो है जो न्यायालय का फैसला होगा मुझे सम्मान के साथ स्वीकार। आप लोगों से खास तौर पे बात करना चाहूंगा। आप वादी महिलाएं, आप ही लोगों ने इस पूरे मामले को शुरू किया। अब तक जो कोर्ट में हुआ है उस पर क्या? अब हम लोग कोर्ट में जो हम लोग मांग किए थे, माँ सिंगार गौरी का पूजा होना चाहिए और सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे हम लोग कराए तो तीसरे दिन हम लोग के बाबा निकल गए। जब बाबा निकल गए तो हम लोग का एकदम जन्म सफल हो गया।
तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाबा सुरक्षित रहें और जो बाबा के नीचे जो 10-10 मीटर तक 10-10 फुट तक मट्टी जमा हुआ है उस मलबे को हटाया जाए। सौरभ जी, संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार है, सरकार का क्या रुख है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि आपके ऊपर अखिलेश यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके सहयोगी या ऐसे लोग जो सहयोग करते हैं आपको पर्दे के पीछे से, वो लोग इस मामले को उठा रहे हैं, जब क्योंकि असली मुद्दा महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी। देखिए, 2004 में जब श्रृंगार गौरी के दर्शन को रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उन्हीं के निर्देश पर श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी गई और आज ये मामला लंबित होते होते यहाँ तक आ गया कि आज बाबा ने साक्षात दर्शन देने का काम किया है। पूरी देश और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि उस ज्ञानवापी की जो तथाकथित मस्जिद थी उसके अंदर महादेव साक्ष रूप से प्रकट होकर, स्वयं प्रकट होकर उन्होंने पूरे विश्व को ही प्रमाण दिया है कि बाबा विश्वनाथ की असली मूल स्थान वही है और जो नंदी की सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा को खत्म करने का काम बाबा विश्वनाथ ने स्वयं प्रकट होकर दिया। देखिए संजीव जी, भाजपा सीधे सीधे कह रही है कि बाबा प्रकट हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो एक प्रायोजित कार्यक्रम जब वो अपनी सत्ता में असफल होती है तो धर्म की आड़ में चलती है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। सन 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्हीं के एक होते थे पीएन ओक साहब। वो कहते थे लखनऊ में जो इमाम बाड़े हैं वो लक्ष्मण मंदिर है, कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद मोदी सरकार बनती है, इन्हीं के मंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी संसद में कहते हैं जो ताजमहल को तजोमहल बनाया जा रहा है, कहा कि नहीं, कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। फिर 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं है। एक वकील साहब गए, लखनऊ बेंच के जज ने क्या कहा कि पढ़ लिख लो, एमए पीएचडी कर लो, दिक्कत होगी तो आना। फिर उसके बाद हमारी बहनें गई दर्शन के लिए। मामला दर्शन का था, दर्शन का करते करते आज ये प्रायोजित कार्यक्रम में क्या कह रहा हूं, आज कहां आ गया कि दीवार गिराई जाए। दर्शन का था, ये शासनादेश था, आप शासनादेश बदल देते, दर्शन कराते, लेकिन नहीं। और क्या कहा गया, डीएम कह रहा है कि गोपनीय रखनी है, एक पक्ष कहता है कि शिवलिंग है। इसको तो गोपनीय रखना चाहिए था ना, और एएसआई को दे दिया जांच के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। गुरुजी, इस मामले को गोपनीय रखना चाहिए था, लेकिन हिंदू पक्षों ने इस मामले को सार्वजनिक कर दिया। देखिए, अभी तक जितने बयान हो रहे हैं सभी गोपनीय रखे गए हैं। बात यह है, सबका ये कहना है कि जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होगी तभी आधिकारिक रूप से कोई निर्णय होगा, लेकिन उससे पहले आप आज से नहीं, कई सौ वर्षों से बात चली आ रही है। आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ा है, मस्जिद बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको भी अंदर से प्रसन्नता है, कोई भी पार्टी हो, मंदिर बनेगा, सबको प्रसन्नता है। आप लोग को भी प्रसन्नता है? सब आपको? नहीं, प्रसन्नता आपको है। आपने अभी सुना याचिका, आप लोग खुश है कि दुखी? नहीं, सब खुश हैं। यही तो समस्या है कि ये जो दिखाने की बात है, दोनों पक्ष खुश हैं और पूरा सारा प्रकरण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं किसी पार्टी का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोर्ट क्या कह रहा है। लगातार जो बातें कोर्ट से लीक हो रही हैं, आज देख लीजिए आप, कमिश्नर कर दिया उस शिवलिंग को, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो कथित शिवलिंग है जहाँ मिला है, जिस दावा है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज होती रहेगी। कथित शिवलिंग नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और अभी ने जो कांग्रेस पार्टी के जो एक आदमी कहा, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी है सारे पार्टी जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, धर्म को जानते हैं परंतु उनके प्रवृत्ति नहीं है। मैं इसका भारत, अगर समाजवादी पार्टी ने बाबरी मस्जिद के समय में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई होती तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुई होती। देखिए संजीव जी, बड़ा हमला, ये महिलाएं गुस्सा हो रही हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी बहनों का दोष नहीं है। हमारी बहनों से एक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक बार गणेश जी को दूध पिलाया था और कहा था कि भैया जिसका दूध नहीं कर रहे थे कि साहब पाप किए होंगे। ये वही लोग हैं। संजय जी, दूध पिला दिया गणेश जी को, अब ये बात भी बीच में। देखिए एक मिनट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भाजपा संघ का विरोध करते करते इतनी दूषित हो गई है कि ये राष्ट्र का विरोध कर रही है, ये महादेव का विरोध कर रही है और ये इनको ताबूत की अंतिम कील साबित होगा दोनों दलों के लिए। सपा ने एक आरोप लगा दिया कि बयानबाजी बदल गई, कल कुछ और था, आज कुछ और। बयानबाजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस गुप्त रखना था जो कि हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवलिंग मिला है,
सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है प्रमाणित है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सत्य हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कल भी बयान था वही, आज भी बयान वही है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई ये उनका आस्था का मामला है, उन्होंने जिस चीज का दावा किया है उसको प्रमाण खुद ब खुद न्यायालय। मौलाना साहब एक सवाल, हर मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा है क्या? भैया मुसलमान डरा हुआ नहीं है, पहली बात तो आप मान लीजिए। मैंने कुछ लोगों से हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जिन व्यक्तियों को डर लगता है वो राजनीतिक कारण लोग कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ। मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, मेरा लिबास देख लीजिए, दूर से लोग पहचान लेगा ये मौलाना साहब है। मुझे आज तक किसी ने एक गाली नहीं दी, किसी ने कटाक्ष नहीं किया, मैं कैसे कह दूं मैं डरा हुआ हूँ? बहुत सही, क्यों? बहुत सही। मतलब कोर्ट पे दोनों पक्षों को भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको सब लोग सर्वसम्मति से मानेंगे। निश्चित रूप से मानेंगे। माननीय न्यायालय का सदैव सम्मान करते आए हैं और सम्मान करेंगे, तभी तो न्यायालय में गए हैं। तो देश अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भूल जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात दे नहीं पा रहे। ये कह रहा हूँ कि पीएमओ कार्यालय की खुदाई होनी चाहिए। समय क्या मोदी जी के कुर्सी के नीचे भारत का रोजगार दबा है। क्या विकास था, पूरी दुनिया जान रही है। इन लोगों ने केवल प्रदेश को, देश को लूटने का काम। आप ट्रस्टी हैं, आप बताइए, आस्था का मामला है कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को दबाने का? देखिए ऐसा है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब से आई है तब से वैश्विक रूप से देश का सम्मान और अस्मिता जो है निश्चित रूप में वैश्विक क्रम में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। हाँ, यह जरूर है कि तेल इत्यादि के क्रम में, गैस तेल इत्यादि के क्रम में, वैश्विक क्रम में जब बढ़ता है तो उसका प्रभाव इस पर भी पड़ता है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे सर पूछ लेता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, पहले देखिए, भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है, आध्यात्मिक जो विरासत है, उसका संरक्षण यदि मोदी जी कर रहे हैं, हमारे योगी जी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप लोग को दिक्कत क्यों? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आस्था और राजनीति दोनों अलग है, तो राजनीतिक पार्टियों को अगर उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो हम महंगाई पे कब बात करेंगे, रोजगार पे कब बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों पर जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। रेलवे में 72,000 नौकरियां खत्म कर दी गई, 1.5 लाख नौकरियों पे कभी भर्ती नहीं आएगी। आज जो रुपया है डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। आप हंगर इंडेक्स में आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ है। इस मामले को ये कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो क्या इससे जोड़ना? ये लोग आस्था को राजनीति से तोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को आस्था चाहिए जा रहे हैं और हमारा जो मंदिर है उसे हमें मिलना चाहिए बस। आपको लग रहा है कि ये मामले में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो बातें हो रही है वो होनी चाहिए कि सिर्फ इस पे केंद्रित होना चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद है या वो? जिस विषय पर चर्चा हो रही है, चर्चा उसी केंद्र बिंदु पर होनी चाहिए। ये तो राजनीतिक भाषा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक भाषा है संजीव भाई। मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बात हो रही है और केंद्रित होना चाहिए, ज्ञानवापी का मामला है और उस पर न्याय होना। मैं पहले भी आपके चैनल पे कहा हूँ, एक सेकंड, इन बातों को मैंने पहले भी कहा कि अगर देश में ऐसे मामलों को देखा जाएगा, यहाँ शक भी आया, हूड़ भी आया, मुगल भी आया, फ्रांसीसी भी आया, अंग्रेज भी आया, डच भी, सब आया, इसको लेकर के मूर्ख नहीं बैठे थे वहां जब 1991 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर अयोध्या का मामला सॉल्व किया गया, अगर ये लगता है धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमें ना सिखाएं, इसी शहर में हमारे यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय, यहाँ पे डॉक्टर, और उसके बाद में बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद शास्त्री, सुनिए, गलत नहीं, आपकी बात मैं बोलता हूं, इन लोगों के साथ कांग्रेस जन्म ली है। पंडित कमलापति त्रिपाठी अपने पद पर रहते हुए मंदिर का उद्घाटन नहीं करते। आपके सवाल का जवाब याचिकाकर्ता से लेता हूं। मैम, ये कह रहे हैं कि रिलीजियस वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, याचिकाकर्ता आप हैं, तो वो जब एक्ट था तो फिर आप लोगों ने उस मामले पे पिटीशन क्यों? हम लोगों को इससे मतलब नहीं, हम लोग श्रद्धा रखते हैं अपने माँ सिंगार गौरी में, हम लोग श्रद्धा रखते हैं महादेव में, हम लोग अपना मंदिर चाहते हैं और हम लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय से मांग रहे हैं। हम लोगों ने कोई कुछ गलत नहीं किया, हम लोग न्यायालय से संविधान के। आप कुछ कहना चाहें? हल्ला इतना याद आ रहा है, आप लोगों की बात का डिबेट बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। ये लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यहाँ पे कोर्ट के फैसले की चर्चा, मौलाना जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको मैं मानूंगा। ये बात यहाँ पे इस तरह की बातें करके, इस तरह से बहुत सारी आप दोनों की तस्वीर देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये बना आपकी कृपा है।
ये मेरे भाव इसी बात पे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर हो जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बोले भाई, ये इनका आस्था है, वो अपने आस्था से अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं, हमें क्या आपत्ति उस पर हो सकती है। यही बनारस है और यही होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकारी एयरलाइंस बेचेगी श्रीलंका सरकार। यही नहीं, नई सरकार ने नए नोट भी छापने का फैसला किया है। श्रीलंका के पास कर्मचारियों का वेतन देने का भी पैसा नहीं है। और यह भी आपको बता दें कि अब सरकारी संपत्ति बेचने तक की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में सरकारी एयरलाइंस बेचेगी श्रीलंका सरकार। साथ ही नई सरकार ने नए नोट छापने का भी फैसला किया है। श्रीलंका के पास कर्मचारियों का वेतन देने का भी पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और साथ ही प्रदर्शन करते हुए आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। लोगों का आक्रोश श्रीलंका की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ सरकार ने अब आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका को उसके लिए एक फैसला यहां पर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, नौबत ये आन पड़ी है कि अब सरकारी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है, कुछ ऐसा ही फैसला नई सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके के श्रीलंका में हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है और इसी वजह से अब जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला किया गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस, जिसके लिए ये कहा गया है कि पिछले 1 साल में काफ़ी घाटे में चल रही थी और समझा भी जा सकता है कि 2 साल जो कोरोना के साल थे और अब ये वित्तीय संकट है श्रीलंका के सामने। ऐसे में अब जो है श्रीलंकन सरकार की कोशिश ये है कि कैसे भी हो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया जाए, पैसा लाया जाए और वो तभी हो सकता है जब इस तरीके से जो है जो कुछ सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए और उसके बाद में उनको जो है उसके जरिए पैसा लाया जाए। हालत ये है, अभी 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे, उन्होंने जब जनता को संबोधित किया देश की, तो आवाम को जब संबोधित करते हुए साफ कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 1 दिन का पैसा है कि हम डीजल और पेट्रोल खरीद सकते हैं। और उसी के बाद से कल से अगर हम देखें तो पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आने वाले दिनों में ये स्थिति कितनी भयावह हो सकती है अंदाजा लग सकता है कि अगर पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिलेगा और उसके अलावा कई और सारी जो है जो जरूरत की चीजें हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी अगर श्रीलंका के पास में इंपोर्ट करने के लिए पैसा ही नहीं होगा और वो आज की तारीख में नहीं है। और इसी वजह से जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो जनता को भी आगाह किया है कि आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ेगी और यहां तक कह दिया है कि अगला कुछ वक्त जो हमारे लिए अब तक के इतिहास का सबसे मुश्किल वक्त साबित होगा। और इसी से अंदाजा लगता है कि किस दौर से गुजर रहा है श्रीलंका। जी बिल्कुल अंकित, और इसी दौर से अब उबारने के लिए श्रीलंका की सरकार ने यह फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला यह लिया गया है कि सरकारी एयरलाइंस का निजीकरण होगा, उसको बेचा जाएगा क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी उनका वेतन अब तक नहीं मिला है। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिस पर विवाद जारी है और सभी की निगाहें लगी हैं आज वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर। आपको बता देते हैं अपडेट क्या है। तो वाराणसी कोर्ट में आज 2 मामलों की सुनवाई होनी है। कौन कौन से वो मामले हैं? तो एक मामला है नंदी के सामने वाली दीवार को गिराने के लिए याचिका लगाई गई है, दीवार गिराई जाएगी या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। और एक मामला है वजू खाने वाली जगह पर जो तालाब में मछलियां हैं उनके संरक्षण को लेकर भी यहाँ पर याचिका लगाई गई है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा क्या क्या हुआ है, तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्यों हटाया गया तो उनका कहना है कि मैं राजनीति का शिकार हुआ। इसके अलावा अब कमिश्नर विशाल सिंह इस मामले में रिपोर्ट देंगे। और साथ ही अपडेट और क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आज का दिन बहुत ही अहम है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विराजमान नंदी चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसका मुंह मस्जिद के उसी तालाब की ओर है। वाराणसी की कोर्ट में आज जिन 2 मामलों पर सुनवाई होनी है उनमें एक नंदी से जुड़ा है। वाराणसी की 3 महिलाओं ने अदालत में आज एक अर्जी दाखिल कर सर्वे के आगे बढ़ाए जाने की मांग की। अर्जी में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिस जगह नंदी विराजमान है उसके सामने की दीवार को तोड़कर वहां सर्वे कराया जाए। तहखाने के एक कमरे को पूरी तरह खाली कराकर फिर से सर्वे की मांग की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी दीवार के पीछे चट्टान और मलबे को हटाकर वहां भी सर्वे की मांग की गई है।
दूसरी याचिका यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी के जिला शासकीय अधिवक्ता यानी डीजीसी सिविल की तरफ से मंगलवार को दाखिल की गई। कहा गया कि वजू खाना सील किए जाने की वजह से नमाजी वजू नहीं कर पा रहे। वजू खाना सील किए जाने के बाद उसके अंदर मौजूद मछलियों के जीवन पर खतरा पैदा हो गया है। अब अदालत इन बिंदुओं पर क्या निर्देश जारी करती है, इस पर नजर रहेगी। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग फिलहाल सुरक्षा घेरे में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसे संरक्षित करने के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश भी दे दिए हैं। पहली बड़ी बात, ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की सुरक्षा होगी। दूसरी बड़ी बात, ज्ञानवापी के तालाब में वजू पर रोक नहीं होगी। तीसरी बड़ी बात, ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं होगी। चौथी बड़ी बात, वाराणसी की अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी। ये वो 4 बड़ी बातें हैं जो कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट आदेश से निकली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया है जिसमें मस्जिद परिसर में सिर्फ 20 नमाजियों को ही जाने की अनुमति दी गई थी। जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घूसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने निचली अदालत से जारी ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कमेटी ने कहा था कि सर्वे का आदेश 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को भी रोकने से फिलहाल मना कर दिया है। जो वाराणसी की अदालत ने कहा था और जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा था, दोनों का भाव एक सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 मई को हिंदू पक्ष के वकीलों को भी सुनने के बाद इस मामले में आगे कोई आदेश दिया जाएगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ लोग मस्जिद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कोर्ट के फैसले तक इंतजार की दलील दे रहे हैं। तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को दें ताकि देश का माहौल सही रहे। क्या कांग्रेस पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक करती है? मुगलों ने ये सब काम करे, यही काम अब ये लोग करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन सियासी घमासान चरम पर है। अदालत के फैसले से पहले ही सियासी दल अपना फैसला सुनाने लगे हैं। मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, अगर वास्तव में मूर्तियां हैं तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को दें ताकि देश का माहौल सही रहे। कि कांग्रेस के नेता हैं वो तो बोले कि दे दो मस्जिद दे दो। क्या कांग्रेस पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक करती है? देश जोड़ो की बात करते हैं और देश तोड़ो के काम आपका आदमी बोलता है। जो गलती एक व्यक्ति ने की थी, एक राजा ने की थी, वो गलती अब सुधारने का उनको मौका मिला है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान में, तो आज उनके पाले में है कि आज वो इस चीज को सिद्ध करके दिखाएं कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब से आते हैं। इधर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बिहार बीजेपी के नेता ओवैसी पर सवाल उठा रहे हैं। ताकत के जोर के ऊपर पहले मुगलों ने ये सब काम करे, अब अगर ताकत के बेसिस के ऊपर यही काम अब ये लोग करेंगे। ओबीसी साहब सुपर जिन्ना न बने। भारत में जो भी अतीत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, भारत के हिंदू समाज को सौंप दें। अगर भाईचारा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है सियासी दलों को न संविधान की चिंता है और न ही अदालत के आदेश की फिक्र। बस हर किसी को आस्था की आंच में सियासी रोटियां सेकने की जल्दबाजी है। वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए अजय दुबे, उनसे जान लेते हैं कि आज क्या हलचल रहेगी। अजय, आज क्या होगा, क्योंकि राजनीति कल अपने चरम पर रही, कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया और तमाम हलचल कल देखने को मिली। आज भी संभवतः वैसा ही माहौल रहेगा। देखिए, आज के दिन कोर्ट में 2 जो नोटिस है उनके ऊपर चर्चा होने की बात है। उसमें भी एक टेक्निकलिटी है जो
2 नोटिस है, एक जो है जिसमें जो वजू खाना है, शौचालय है, इसके अलावा मछलियों को लेकर बात की गई है, इसके लिए एक इंतजाम की बात की गई है, नया कमिश्नर नियुक्त करने की बात की है। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पक्षकार तय खाने में जो पक्षकार जो शिवलिंग मिला था उसको लेकर कोर्ट गए थे, उसके संरक्षण के लिए गए थे, जिसके उनके संरक्षण की बात करने पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था संरक्षण का। उनका कहना है कि अगर इस मामले में सुनवाई होती है, अगर वजू खाना या फिर जो दूसरा बाथरूम है उसको लेकर कोई सुनवाई होती है तो वो इसकी खिलाफत करेंगे, क्योंकि जो बात की गई है वो केवल 20 मुस्लिमों को वहां नमाज पर जाने देने की बात की गई है, उनके लिए इसकी जरूरत नहीं है। ये सूचना उन्होंने एबीपी न्यूज को दी थी। अब आते हैं दूसरे मामले पे, दूसरा मामला जिसमें जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं उनका कहना है कि दीवारों को तोड़कर जो शिवलिंग है, उसका जो मिला नया शिवलिंग है, उसके आकार प्रकार को नापा जाए, समझा जाए। उस मामले में मुस्लिम जो इंतजामिया कमेटी के पक्षकार हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो आज महत्वपूर्ण बात यह है कि कल एक और बात, अजय मिश्रा को लेकर जो फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया, इस मामले को भी इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं उन्होंने फोन पर उठाया। उन्होंने मुझे बताया कि इसी कारण से अजय मिश्रा को लेकर पिछली बार उन्होंने कहा था कि अजय मिश्रा को कोर्ट हटाए, दूसरा कमिश्नर नियुक्त करे, तब कोर्ट ने किया नहीं, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें हटाया है। ये बात बता रही है कि उनके काम में गड़बड़ियां थी। तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो इस पूरे मामले में हो रही हैं। 2 दिन के समय की भी बात है। तो अब आज के दिन 2 नोटिस है, उनके ऊपर चर्चा होगी, जिसके बाद महत्वपूर्ण ये निकल के आएगा क्या शिवलिंग के पास की जो दीवार है उसे हटाकर क्या उसे मेजरमेंट जो करने का काम है किया जाएगा। जी अजय, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। आपसे हम पल-पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। और सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के उन्नाव से, जहां बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदार संदीप पांडे ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। हूटर बजाने पर रोकने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बीजेपी नेता भड़क गए और बीच सड़क पर ही गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, उसे बीजेपी नेता खींचकर कोतवाली भी ले गए और इंस्पेक्टर के सामने बहस शुरू कर दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी फूट फूट कर रो पड़ा, जो इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी। मैंने एक भी चालान नहीं किया। मैंने चालान नहीं किया। मैंने चालान ही नहीं किया भाई साहब। मैंने हो गया झंडे गाली देगा। तुम चलो पटवाली, तुमको मैं बंद करा। हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते। आप लोग लेकिन इस बार एक चालान आपकी बात सही मान लिया है। आपकी बात सही मान लिया। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस इसी पर अगर वो चालान कर रहा है चालान नहीं, इस पे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान कर जो कोई बात जो पांडे जी ने होता तो वो करते हैं, लेकिन हम लोग भी आपने की चालान करने के बाद को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां अपने ही ऑफिस में रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बदसलूकी की गई सरे रहा, उसके साथ गाली गलौज की जब वो अपना काम अंजाम दे रहा था। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक और अर्जी दाखिल हुई है। लखनऊ लॉ कॉलेज की 7 छात्राओं ने मथुरा जिला अदालत में दाखिल की है अर्जी। हाईकोर्ट की 4 वकीलों ने भी अर्जी दाखिल की है। कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह हटाने की मांग की गई है। 25 मई को अब मामले की सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा मंदिर मस्जिद की राजनीति का नया एपिसेंटर बन सकता है। इसके लिए नजीर बन रहा है वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने का कोर्ट का फैसला। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां अर्जी आई है, जिसमें मांग की गई है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में मूल गर्भगृह को सील किया जाए। जिस जगह पर आने जाने पर रोक है उसकी उचित सुरक्षा व्यवस्था हो। प्राचीन हिंदू धार्मिक चिन्हों और कलाकृतियों को नष्ट होने से बचाया जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख दी हुई है। तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या क्या बिना माफी मांगे यूपी की धरती पर राज को कदम नहीं रखने देंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध पर कायम है।
ब्रजभूषण शरण सिंह की विरोध यात्रा दिल्ली तक पहुंच गई है। मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से समर्थन की अपील की और कहा कि बिना माफी मांगे राज को यूपी की धरती पर कदम नहीं रखने दूंगा। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा और पक्का जाने रहो, अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन उत्तर भारतीयों को मीडिया से मिलवाया जो 2008 में एमएनएस कार्यकर्ताओं के हमले का शिकार हुए थे। कई लोगों के जख्म इतने गहरे हैं कि आज तक भरे नहीं हैं। सवाल उत्तर भारतीयों का है, लिहाजा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी अब ब्रजभूषण के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। आज देश में निकलने से पहले अगर किसी प्रांत के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो उनको महसूस होता हो कि हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए था, नहीं एक्शन करना चाहिए था, उस पे अपना स्थिति प्रकट कर देंगे तो मैं समझता हूँ उससे उनका ही नाम होगा। जैसे जैसे 5 जून करीब आ रहा है, राज ठाकरे का विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब राज ठाकरे माफी मांगते हैं या फिर एक और हंगामे की पटकथा लिखते हैं, इसके लिए भी इंतजार कीजिए। वहीं दिल्ली में आज एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अगर सुरक्षा मिली तो सुल्तानपुरी इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। दो दिन के सन्नाटे के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलने को तैयार है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर 400 पुलिस कर्मियों की मांग की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम आज सुल्तानपुरी के अलग अलग वार्डों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। वार्ड नंबर 45 में पीर बाबा की मजार के आसपास कार्रवाई होगी। इसके अलावा 908 नंबर बस टर्मिनल के पास मछली बाजार में अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में एमसीडी ने 20 मई तक का प्लान तैयार किया है। कल और परसों अभियान 2 दिन जारी रहेगा। 19 मई को सुल्तानपुरी के जगदम्बा मार्केट में बुलडोजर चलेगा, तो वहीं 20 मई को मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में कार्रवाई होगी। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है या नहीं। अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो एमसीडी को अपना अभियान टालना पड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं पंजाब की, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। आपको बता दें, चंडीगढ़ सीमा पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसान चंडीगढ़ जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गेहूं खरीद और धान की बुआई को लेकर किसानों की मांग पर फैसला न होने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर की है। एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा सड़कों पर है। फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर महीनों का राशन, टेंट और जरूरी सामान लदा है। पंजाब सरकार ने इस बार किसानों को एक साथ धान की रुपाई न करने को कहा है। इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटा गया है। मान सरकार ने ये कदम बिजली की कमी को दूर करने के लिए उठाया। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वो ऐलान कर चुके हैं कि तय वक्त पर सभी जगह रुपाई होगी। किसान गेहूं पर भी प्रति एकड़ 500 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अगर 2-3 बजे तक बात नहीं कराते तो फिर हमको मजबूरन होकर इस बैरिकेड को तोड़ना पड़ेगा, और हम तोड़ेंगे, और तोड़कर हम सीएम की कोठी में जाएंगे जरूर। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब का किसान बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो उन्होंने उनके सपने जगाए उसके बाद उनके ऊपर पूरा खरा उतर नहीं रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो किसान तो बगावत करेगा ही। मैनू सारा पता है कित्थे घाटा पैंदा है, कित्थे मारे जाने, कित्थे ठगी वजदी है। मैं सारा ठीक करूंगा। एक बारी मेरे कहे थे मन के तो देख लेना। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है कि 2 महीने हो गए यार मुर्दाबाद का नारा नहीं लाया, चलो चलिए फिर चंडीगढ़। एक गलत है। किसानों ने पंजाब सरकार को आज तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों की मांगे आज अगर नहीं मानी जाती हैं, तो आज से किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, किसान संगठनों की आज की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि काफी नाराजगी किसानों में इस वक्त देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ कूच की रणनीति इस वक्त किसान बना रहे हैं।
जी, किसानों ने बेशक इस चीज की घोषणा कर दी है कि वो चंडीगढ़ मार्च करेंगे अगर आज दोपहर तक चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे बातचीत नहीं करते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल चंडीगढ़ मोहाली का जो बॉर्डर है वहां खड़े हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल चंडीगढ़ की तरफ ये रोड जाता है और यहाँ किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं। पुलिस दूसरी तरफ जो है, यहाँ फिलहाल मोहाली पुलिस है, उससे आगे थोड़ा जो है चंडीगढ़ पुलिस है। तो फिलहाल ये बैरिकेडिंग की हुई है ताकि किसान जो है आगे ना बढ़े। सड़कों पे किसान है, पूरी रात सड़कों पे किसानों ने गुजारी है। पूरा आप देख सकते हैं इंतजाम जो है किसानों का, बिल्कुल जैसे दिल्ली बॉर्डर्स पे जो है सिंघू बॉर्डर पे इंतजाम किसानों के थे। आप देख सकते हैं घरों से गद्दे लाए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं उनमें सारा इंतजाम। चाय यहीं बना रहे हैं और सामने लंगर जो है, यही लंगर जो है तमाम पुलिस वाले भी खा रहे हैं, किसान भी खा रहे हैं। तो लंबी लड़ाई की तैयारी करके जो है किसान जो है यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सामने लंगर जो है गुरुद्वारा से बन के आ रहा है और तमाम जो है किसान और पुलिस कर्मचारी सारे इस लंगर को जो है वो खा रहे हैं। तो फिलहाल लंबी तैयारी करके किसान जो है आए हैं। मांगे जो दो मुख्य तौर से उभर के आई हैं, एक तो गेहूं का जो कम जो है पैदावार हुई है उसको लेकर जो है बोनस की मांग कर रहे हैं और दूसरा जो धान की बिजाई है उसको लेकर जो है जो फेजेस में करने की जो घोषणा की है सरकार ने। किसान कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है, हम 10 जून से ही जो है धान जो है वो लगाएंगे। फिलहाल किसान जो है आज दोपहर तक का अल्टीमेटम जो है किसानों की तरफ से दिया गया है। यहाँ तैयारी फिलहाल चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पे जो है वो पूरी किसानों की है। धीरे धीरे किसान जो है, अब सुबह का समय है, अब पंजाब से जो है किसान जो है धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हुए हैं और बाद दोपहर तक अगर इनकी बातचीत जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान से नहीं होती। सारी जानकारी के लिए आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक दुकान पर ग्रेनेड फेंका है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। ग्राहक बनकर दुकान पर आए थे आतंकी, ग्रेनेड फेंककर आतंकी फरार हो गए। इस समय की बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की ये सबसे नई वारदात है। बारामूला में एक शराब की दुकान पर आतंकी व्यक्ति ग्राहक बनकर आए और ग्रेनेड से हमला करके भाग गए। इस हमले में रंजीत सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों के नाम हैं गोवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार। ये सभी लोग वाइन शॉप पर काम करते हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावर की तलाश तेज कर दी। हमले में मारे गए रंजीत सिंह राजौरी के रहने वाले थे। इस टारगेट किलिंग ने आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए चिंता बढ़ा दी है। लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बनाना ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से एक आने वाले अमरनाथ यात्रा या जिस प्रकार से टूरिस्ट सीजन है उसको सभी को देखते हुए ये चिंता का विषय है। अमरनाथ यात्रा पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जरूरत हो उन्हें लगाया जाए। और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के करीबी पर शिकंजा। सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार कर लिया है। वीजा भ्रष्टाचार मामले में हुई है भास्कर की गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिदम्बरम परिवार के करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। कार्ति चिदम्बरम के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार किया गया है। वीजा करप्शन मामले में भास्कर की गिरफ्तारी हुई है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल कार्ति चिदम्बरम समेत अनेक लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की थी। इस मामले में आरोप था कि कार्ति चिदम्बरम ने, जब उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो उन्होंने चाइनीज कंपनी के लोगों के नाम पर वीजा बनवाया था और 50 लाख रुपए की रिश्वत कथित तौर पर ली थी। इस मामले में भास्करन का नाम आया था। भास्करन चिदम्बरम परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। सीबीआई का आरोप है कि भास्करन वो शख्स हैं जिसके जरिए चाइनीज कंपनी के लोगों ने कार्ति चिदम्बरम से संपर्क साधा था और भास्करन के जरिए ही रिश्वत की रकम दी गई थी। फिलहाल भास्करन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सीबीआई दिल्ली लेकर आएगी और उनसे उनकी आगे की कड़ियों को जोड़ा जाएगा। इसका साफ तौर पर अपर्णा ये भी मतलब है कि आने वाले दिन पी चिदम्बरम के लिए भी भारी हो सकते हैं और आने वाले दिनों में सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अपर्णा। बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब देख लीजिए इरफान का कार्टून। तेंदुलकर के बेटे अर्जुन पर क्या तंज है, देखिए। वानखेड़े स्टेडियम जगमग है, लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के महल में अंधेरा छाया हुआ है। वहां पर पावर कट अभी भी जारी है। आखिर वो अपने इन्वर्टर से कब तक काम चलाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।